जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णों का उच्चारण, स्थान और वर्तनी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत तक हम कुछ न कुछ विशेष चीज बताते चलेंगे और जो विशेष सूचना है उसको हम तो बाद में बताएंगे। पहले आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 48, दूसरा 49, तीसरा है 52 और चौथा है 54। तो यहाँ पर यदि आपको दोस्तों समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिएगा और आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझिए। इसमें 11 स्वर होते हैं, 4 अंतस्थ, 4 संयुक्ताक्षर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण और एक अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। कुल मिलाकर ये 52 हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर कहे जाते हैं। तो सजातीय मतलब आप समझ लीजिए। पहले सजातीय मतलब समान जाति वाले जो स्वर मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? पहला दिया गया है दीर्घ स्वर, दूसरा है ह्रस्व स्वर, तीसरा दिया गया है मूल स्वर और चौथा दिया गया है संधि स्वर। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ कठिन है भी नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि पहला विकल्प सही है, यानी दीर्घ स्वर कहा जाता है उनको। जैसे आ और आ के मिलने से आ बनता है, ई और ई के मिलने से ई, उ और उ के मिलने से उ बनता है। तो दोनों तरफ समान स्वर आ गए ना। आइए इसी समय विजातीय स्वरों को भी याद करा दें। तो जिस प्रकार से सजातीय स्वर में दोनों तरफ एक ही समान स्वर आते थे और वे दीर्घ हो जाते थे, ठीक है। और विजातीय में इसके उल्टा होता है, यानी दोनों तरफ असमान स्वर होते हैं और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो नया स्वर बनता है उसको संयुक्त स्वर बोला जाता है। जैसे आ और ई के मेल से ए बनता है, आ और ए के मेल से ए बन जाता है। फिर अगर आ के बाद में उ हो तो ओ बन जाता है और आ के साथ में ओ जब जुड़ जाए तो अ बन जाते हैं। ये कौन सी लाइन है आपको मालूम होनी चाहिए कि जो आप वर्णमाला में पढ़ते हैं ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है, डा और ढा कहलाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? विकल्प में देखिए। पहला दिया गया है अंतस्थ, दूसरा उत्क्षिप्त, तीसरा अनुनासिक और चौथा है ऊष्म। साथियों, यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, यानी डा और ढा को उत्क्षिप्त कहा जाता है। अब आइए जो थोड़े थोड़े वर्ड आते हैं एक एक नाम पे उनको देख लेते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, ये जो 4 वर्ड होते हैं इनको अंतस्थ कहा जाता है और इन्हीं को मृदु स्वर भी कहते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं दोस्तों उनके अंतिम वर्ड जो होते हैं कुल मिलाकर ये भी 5 हो जाते हैं, तो इनको अनुनासिक कहा जाता है। ये होते हैं इया, मा, अंगा, अड़ा, ना। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इस जगह पर हमने रख दिया है। और आगे बात करते हैं, अभी कुछ बाकी है ना, सा, 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 हा। तो दोस्तों इनको ऊष्म कहा जाता है। अब इसे क्यों कहते हैं ऐसा, इसके लिए दोस्तों अभी हम बताएंगे सूचना, उसको सुनिएगा। तो आइए पहले प्रश्न हमने कहा देख लिया जाए। चौथा प्रश्न है, वर्त से व्यंजन है। पहला विकल्प दिया गया है या, रा, लावा, दूसरा है सा, 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 हा, तीसरा दिया गया है छात्र आ गया और चौथा है न, रा, ला। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी न, रा, ला को वर्त से कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है ला, दूसरा दिया गया है रा और तीसरा है अंगा, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। वैसे तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी ला को पार्श्विक कहते हैं। इसके बारे में समझ लीजिए, इसको कैसे कहते हैं इसके लिए हम आपको टिप्स दे देते हैं। वैसा तो यहाँ पर आपको याद कराने के लिए हम बताएंगे, बाकी इससे हमारी टिप्स से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे याद करोगे? जैसे किसी भी ऑफिस में जाया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है वहाँ पर जो बाबू लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं? ला। क्या ला? रिश्वत ला। पहले रिश्वत मांगते हैं और उसके बाद में जो भी आपकी फाइल होती है वो पास हो जाती है। तो पहले ला यानी रिश्वत ला और उसके बाद में तुम्हारी फाइल पास। तो ला पार्श्विक, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान है तो क्या है? दंत है, दंतोष्ठी है या ओष्ठ है अथवा तालव्य है?
तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके साथ में 4-5 प्रश्न ऐसे ही आएंगे, वहां पे आपको पहचानते चलना है। हम इनका उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि उच्चारण करेंगे तो आप इसको भांप जाएंगे। तो यहाँ पर आप विकल्प देख ही रहे हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी होगा उसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। यानी यह प्रश्न आपके लिए हो गया होमवर्क। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में कौन सा सही है? जैसा कि यदि आपको शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी को पहचानना हो तो दोस्तों आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए। पुस्तक अगर पढ़ लो तो जगह जगह पे बहुत सारे कठिन शब्द आ जाते हैं, जिनके बारे में याद हो जाता है। क्या याद हो जाता है? जैसे आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो वे शब्द दिमाग में चढ़ जाएंगे और कहीं भी गलत सही बताना हो तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी अछौहिड़ी सही शब्द है। इसी प्रकार से 9वां भी प्रश्न है, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पर सोच लिया होगा। अगर आप नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए और आइए हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी निग्रहित, इस प्रकार से लिखा जाता है। 10वां प्रश्न भी इसी प्रकार से है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं बहुत से कठिन लग रहे होंगे आप लोगों को दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ कठिन लाने की कोशिश भी की है, जिससे कि आप लोग कठिन याद कर लेंगे तो सरल वाले तो यूं ही दिमाग में चढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि क्या कठिन वाले और सरल वाले अलग अलग तो पढ़े नहीं जाते हैं, सभी एक जगह ही होते हैं। तो जैसा कि आप लोग पुस्तक से किसी न किसी पुस्तक से पढ़ते भी होंगे और वहाँ पर आप सरल भी याद करेंगे और कठिन भी याद करेंगे। इस प्रकार से जब तक सामने चुनौती नहीं होती है दोस्तों, तब तक तैयारी सही से नहीं बनती, इसलिए हमने कठिन लाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी मनोदौर्बल्य, यह विकल्प क्लियर है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। अभी तक आप शुद्ध वर्तनी वाले विकल्पों का चयन कर रहे थे, अब यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से एक कौन सा है जो कि गलत है, उसी पर टिक मारना है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी अंत्याक्षरी जो लिखा है यह गलत लिखा है, इसमें वर्ड गलत आया है। कौन सा? छा, ठीक है। अगला 12वां भी इसी प्रकार से, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा गलत है, इसके बारे में जल्दी से आप सोचकर बताइए। तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया होगा डी, यानी डी को ही चुना होगा। तो यहाँ पर जो छत्रधारी लिखा है यह गलत लिखा है। जो त्रा लिखा है इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, जो त्रा से त्रिशूल होता है उस प्रकार से छत्र लिखते हैं। 13वां भी प्रश्न अशुद्ध वर्तनी से संबंधित है, यानी इसमें भी अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर जो भी है आपके सामने है, इसके बारे में बताना। जैसा कि यहाँ पर जो विकल्प चुना जाएगा वह अक्सर जगहों पर आता रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पर सी विकल्प चुना होगा, यानी जो आरसी वाद लिखा है यह गलत है। अब हमने उच्चारण कर दिया इसलिए आपका ध्यान गया होगा। बहुत से साथी इनको जानते हैं, इस शब्द को जानते हैं और यह शब्द अक्सर पूछा भी जाया करता है, क्योंकि यह व्यवहार में लाया जाने वाला शब्द है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है और यह अशुद्ध वर्तनी वाला अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर जो भी विकल्प उसको चयन कीजिएगा। जैसा कि आपने चुना होगा सी विकल्प, तो बिल्कुल सही चुना होगा। यहाँ पर क्या है, हस्तावलंबन होना चाहिए, यानी ता के पीछे आ की मात्रा की जरूरत थी, इसीलिए गलत हो गया, जो कि यहाँ पर नहीं थी। आइए आज का 15वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है च वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा है इसके बारे में बताइएगा। पहला दिया गया है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा दिया गया है मूर्धा और चौथा दिया गया है दंत। तो इसके बारे में यहाँ पर तो दोस्तों बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी चा का उच्चारण स्थान तालु है। इसका सूत्र चलता है इचोइसा नाम तालु।
दोस्तों अब आप अपनी सोचना भी सुन लीजिए। जैसा कि वर्णों के उच्चारण स्थान को हमने ट्रिक से याद करवाया है, उस ट्रिक का नाम है केटीएम डान केटी को दो। बस नन्ही से ट्रिक है और ऐसी बेमिसाल ट्रिक है जिससे सारे के सारे उच्चारण स्थान आपको याद हो जाएंगे। तो उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आपको मिल जाएगी और उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण इत्यादि का की वीडियो भी बना दिया जाए तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, और ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो हम उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे। और साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। याद रखिएगा बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए साथियों चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।